हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एसवेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, जी हाँ, उसके अंदर हम आपका जो फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल मैथोलॉजी है सेमेस्टर 6 के इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है विथ आंसर्स वो देखने वाले हैं। यानी आज की वीडियो के अंदर हम टोटल जो भी फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल मैथोलॉजी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उन सभी को हम बिल्कुल क्वेश्चन फॉर्मेट में ही डिस्कस करेंगे। यानी टोटल इसमें जो है आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपके 7 क्वेश्चंस होंगे एंड 8 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो टिप्पणी वाले क्वेश्चंस होंगे, जिस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इसका जो आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें टोटल जो है आपको 90 मार्क्स के ये टोटल आपका जो है एग्ज़ाम होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपसे इसमें पूछे जाएंगे वो है 8, यानी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 में से किसी 4 क्वेश्चन को जो है आपको करना है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या हमारे चैनल पे आपने नया विजिट करा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इसके सारे चैप्टर्स की वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। डिटेल्स में हर एक चैप्टर्स को अच्छे से हमने एक्सप्लेन करा है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम वीडियो के अंदर सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि यानी टोटल जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो कितनी है जो आपको इसके अंदर पढ़नी है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल यूनिट्स आपको पढ़नी है, टोटल यूनिट्स है 4। तो फ्रेंड्स, इसकी जो पहली यूनिट है वो है ऐतिहासिक जांच की विशेषता, यानी ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रकृति और सीमाएं। यानी पहली यूनिट में आपको ऐसे जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च होती है उसके नेचर एंड उसकी जो भी सीमाएं होती है उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट सेकंड में आप ऐतिहासिक अनुसंधान में मुद्दे और समस्या के अंदर तथ्य, अनुमान तथा स्पष्टीकरण एवं ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। एंड पार्ट थर्ड में आप इसके अंदर ऐतिहासिक अनुसंधान में मुद्दे और समस्या, जिसके अंदर निष्पक्षता और इतिहास लेखन और शक्ति के संबंध के अंदर हम देखने वाले हैं। इसी के साथ जो आपका यूनिट थर्ड का जो पार्ट फोर्थ है, इसके अंदर आप ऐतिहासिक अनुसंधान में स्रोत और व्याख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट 4 का यानी यूनिट 4 का जो पार्ट फिफ्थ है उसमें ऐतिहासिक अनुसंधान का संचालन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी टोटल जो यूनिट्स है वो इसमें 4 है। एंड इस पूरे बुक के अंदर आपको जो है 5 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम में भी इन्हीं 5 चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इन्हीं 5 चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने हैं उन सबको हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस यूनिट में बनेगा वो है आपका ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रकृति तथा अनुसंधान की सीमाएं क्या हैं, विस्तार से समझाइए। यानी सबसे पहले आपको जो इसमें जो भी ऐतिहासिक अनुसंधान है उसका वर्णन करना है, उसके बारे में अच्छे से बताना है। देन उसके बाद उसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुसंधान जो किए जाते हैं उसकी सीमाएं क्या हैं, इनको जो है आपको फुल्ली डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एंड अगर यही क्वेश्चंस थोड़ा आपको घुमा के अपोजिट तरीके से पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या इतिहास वस्तुनिष्ठ हो सकता है, ऐतिहासिक अनुसंधान की सीमाओं के संदर्भ में उत्तर दीजिए। यानी जो ऐतिहासिक अनुसंधान है वो वस्तुनिष्ठ हो सकता है या नहीं, इसका जो है आपको ऐतिहासिक अनुसंधान के संदर्भ में उत्तर देना है। यानी टोटली जो है इसके अंदर आपको सिंपल जो ऐतिहासिक अनुसंधान यानी हिस्टोरिकल रिसर्च होता है उसको एक्सप्लेन करना है। नेचर एंड जो भी उसके अनुसंधान की सीमाएं, लिमिटेशंस होती हैं उसके बारे में आपको बताना है, पूरे अच्छे से फुल्ली एक्सप्लेन करना है डिटेल्स में। तो इसके अंदर मैंने अच्छे से फॉर्मेट आपको दे रखा है। इसी फॉर्मेट से अगर आप आंसर्स देंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन के जो आंसर है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस यूनिट के अंदर इसके जो है इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि मेनली इस चैप्टर के अंदर है क्या, या इस क्वेश्चन से जो पूछा गया है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह मात्र नहीं, यह बल्कि मानव समाज की विकास यात्रा का विश्लेषण और मूल्यांकन भी है। यानी ऐतिहासिक यानी इतिहास जो है वो अतीत की घटनाओं का एक संग्रह करना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि जो मानव समाज की विकास यात्रा है या उसका जो विश्लेषण या मूल्यांकन करना ही है इतिहास। ऐतिहासिक अनुसंधान वह विधायक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इतिहासकार प्रमाणों, दस्तावेज और स्रोतों के आधार पर अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है तथा उनके कारणों और प्रभावों की व्याख्या करता है। यह अनुसंधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ
तथ्यों के विश्लेषण, आलोचना और पुनर्निर्माण पर भी आधारित होता है। यानी जो भी अनुसंधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ तथ्यों के विश्लेषण, आलोचना और पुनर्निर्माण पर भी आधारित होता है, जो भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। हालांकि इस अनुसंधान की एक अपनी सीमाएं भी हैं जो इसकी वस्तुनिष्ठता और पूर्वता को प्रभावित करती है। अतः ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रकृति और उसकी सीमाओं को समझना आवश्यक है ताकि हम इतिहास को एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से देख सके। यानी मेनली आप इंट्रोडक्शन में आप ये बता सकते हैं कि जो इतिहास है या हिस्टोरिकल रिसर्च है वो किस तरीके से की जाती है, उसमें किस तरीके के मुद्दे होते हैं, किस तरीके के कॉन्सेप्ट को हमें देखना होता है। तो सबसे पहले अब हम इसके ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रकृति के बारे में आप बताएंगे, यानी नेचर ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च होता है उसका नेचर कैसा होता है, सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे। देन उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आप बताएंगे इंट्रोडक्शन के बाद। तो सबसे पहले हम बात करें ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की। नेचर ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान एक विधिपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों, विचारों, संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी ऐतिहासिक अनुसंधान जो है एक विधिपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें अतीत की जो भी घटनाएं होती हैं, यानी हिस्ट्री में जो भी घटनाएं हुई हैं वो किस व्यक्तियों के द्वारा हुई है, उसमें विचार क्या थे, किस प्रकार की संस्था और सामाजिक प्रक्रियाओं का जो है इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि किस घटना का किसी घटना या परिघटना का क्या कारण था, यानी बेसिकली अगर कोई भी घटना हुई तो उसके पीछे के कारण क्या थे, उनका प्रभाव क्या पड़ा और वह कैसे विकास की कड़ी में जुड़ा। यानी कोई भी अगर हिस्टोरिकल रिसर्च होता है तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि बेसिकली अगर ये घटना उस समय हुई थी तो वो क्यों हुई थी, उसके पीछे के रीजंस क्या है, या इसने जो है अपनी सोसाइटी में किस तरीके से अपनी पोजीशन को डिफाइन करा था। यही सारे चीज़ों को, पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रख के हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। तो अब सबसे पहले इसके मुख्य विशेषताओं की बात करें तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च होता है वो तथ्य परकता होता है। यानी इसके अंदर जो भी ऐतिहासिक अनुसंधान में तथ्य का संग्रह प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से किया जाता है। यानी प्राथमिक यानी प्राइमरी सोर्सेज और जो हमारा सेकेंडरी सोर्सेज होता है इसके बिहाफ पे जो है किसी भी ऐतिहासिक अनुसंधान का जो है रिसर्च किया जाता है। जैसे कि अभिलेख हो गया, दस्तावेज हो गया, शिलालेख हो गया, साहित्य आदि। यानी जितने भी अभिलेख होते हैं, जितने भी पुराने दस्तावेज हमें प्राप्त हुए हैं, कोई शिलालेख अगर किसी जगह से हमें हिस्टोरिकल रिसर्च करते वक्त मिली है तो इन सारी चीज़ों का ही यूज़ करके हम किसी भी प्रकार की जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च होती है उसको करने की कोशिश करते हैं। या और सेकंड पॉइंट की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं कि काल क्रम अनुसार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है इसमें घटनाएं वर्णित होती हैं। यानी घटनाओं का विश्लेषण समय के अनुसार क्रम में किया जाता है। यानी जो भी घटना होती है उसको एक काल क्रम के अनुसार जो है दर्शाया जाता है। यानी पहले कोई पर्टिकुलर घटना हुई तो उसके बारे में बताएंगे, फिर दोबारा कोई घटना हुई तो उसके बारे में बताएंगे। यानी एक समय के अनुसार और क्रम में रखा जाता है जिससे कारण और प्रभाव का विश्लेषण संभव हो सके। यानी जब तक हम किसी भी घटना का जो डिटेल है उसको क्रम में एक सही तरीके से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं करेंगे तो उसके जो भी घटना के कारण और प्रभाव है उसके बारे में हम सही से रिसर्च नहीं कर पाएंगे। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो केवल तथ्य प्रस्तुत नहीं किए जाते बल्कि उनका विश्लेषण कर निष्कर्ष भी निकाला जाता है। यानी किसी भी प्रकार के हिस्टोरिकल रिसर्च जब हम करते हैं तो उसमें केवल तथ्यों को ही नहीं देते, उसके पीछे के जो कारण होते हैं, जो भी रीजंस होते हैं उसका अच्छे से विश्लेषण करके फिर जाके हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। पुनर्निर्माण की बात करें तो इतिहासकार अतीत की घटनाओं का पुनर्निर्माण करता है और जो उस समय की परिस्थितियां और प्रमाण पर आधारित होता है। यानी इतिहासकार क्या करता है, जो भी उस समय की घटना थी उसको पुनः सेम टू सेम जैसे वैसा था वैसे ही उसको रिकॉल करने की कोशिश करता है, उसको फिर से निर्माण मतलब उसी तरीके से बनाने की कोशिश करता है ताकि उस समय की जो घटना हुई थी उसको अच्छे से समझा जा सके, या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें वहाँ पे हुई थी तो वो किस तरीके से हुई थी। ये सारा काम एक इतिहासकार का ही होता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेसेस पे अगर कोई जो भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसको कैसे वो मतलब अच्छे से पुनर्निर्माण कर सके। एंड अब पुनः परीक्षण की संभावनाओं की बात करें तो ऐतिहासिक घटना को प्रयोगशाला में दोबारा नहीं दोहराया जा सकता,
इसलिए यह अप्रयोगात्मक यानी नॉन एक्सपेरिमेंटल अनुसंधान होता है। तो ये था हमारा पूरा ऐतिहासिक अनुसंधान की जो भी बात थी। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान की सीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की। कोई भी हिस्टोरिकल रिसर्च हम करते हैं तो उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं वो क्या होती हैं। तो इसके मुख्य सीमाओं की बात करें तो स्रोतों की अपूर्णता यानी किसी भी हिस्टोरिकल रिसर्च पे जब हम करते हैं तो अतीत की बहुत सी घटनाओं के प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाते या नष्ट हो चुके होते हैं। इससे पूर्ण सत्य जानना कठिन हो जाता है। यानी किसी भी तरीके का जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं तो उसमें जो भी घटनाएं हुई हैं उसका प्रमाण हमें सही से नहीं मिलता, या जो भी प्रमाण मिलते भी हैं तो वो सही से उपलब्ध ना होके कभी कभी नष्ट भी हो जाते हैं, जिससे किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो पूर्ण सत्य नहीं बताता है। पक्षता पूर्व स्रोत यानी बेस्ड सोर्स यानी ऐतिहासिक दस्तावेज अक्सर लेखकों की सोच, वर्ग या विचारधारा से प्रभावित होता है। इससे निष्पक्षता पर असर भी पड़ता है। यानी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई भी अभी अगर हमें एविडेंस मिला भी है तो वो पक्षपात यानी किसी एक ही पक्ष का काफ़ी ज़्यादा वर्णन करता हो, या जो भी वहाँ पे किसी लेखक ने अगर उसके घटना के बारे में लिखा है तो किसी एक पर्सन के बारे में उसने काफ़ी ज़्यादा बातें जो है बढ़ा चढ़ा कर लिखी हुई। पक्षपूर्ता स्रोत के बारे में बताता है और ये भी निष्पक्षता के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है निष्पक्षता पे काफ़ी ज़्यादा जो है इसका भी असर देखने को हमें मिलता है। व्याख्या की विविधता की बात करें तो एक ही घटना को अलग अलग इतिहासकार भिन्न तरीके से व्याख्यात करते हैं। इससे एक सत्य की अवधारणा जटिल हो जाती है। यानी एक ही घटनाओं को अलग अलग इतिहासकार क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से जो है उसको प्रेजेंटेड करने की, उसको अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जिससे एक ही सत्य की अवधारणा काफ़ी ज़्यादा जटिल हो जाती है। यानी क्या बेसिकली ट्रस्ट है, यानी क्या बेसिकली वहाँ पे सत्य था, उसको जानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक इतिहासकार के लिए। समय की दूरी की बात करें तो अतीत की घटना और वर्तमान के बीच का अंतर इतिहासकार के विश्लेषण को सीमित करता है। वर्तमान दृष्टिकोण से अतीत को देखना कभी कभी अनौचित्यपूर्ण हो सकता है। यानी समय की भी काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है दूरी हमें देखने को मिलती है। पुनः परीक्षण असंभव की बात करें तो वैज्ञानिक अनुसंधान की भांति ऐतिहासिक घटनाओं का दोबारा परीक्षण नहीं किया जा सकता, जिससे शोध की पुष्टि कठिन हो जाती है। यानी जिस प्रकार से वैज्ञानिक अनुसंधान की जो भी घटनाएं होती है उसको दोबारा परीक्षण नहीं किया जा सकता, वैसे ही किसी प्रकार का जो शोध होता है उसको पुनः पुष्टि या पुनः उसी तरीके से गढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या इतिहास वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव हो सकता है या नहीं। इस पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान का आदर्श उद्देश्य वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव रहना होता है। यानी बिना किसी व्यक्तिगत राय, विचारधारा या पक्षपात के तथ्यों का विश्लेषण करना ही एक इतिहासकार का कर्तव्य होता है। किंतु वास्तविकता में पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। मुख्यतः निम्नलिखित कारण इसके हो सकते हैं कि किस प्रकार से हम वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते। तो इसमें जो पहला कारण है वह स्रोतों की चयनात्मकता, यानी इतिहासकार को उपलब्ध स्रोतों में से चुनाव करना पड़ता है और यह चुनाव उसकी सोच, पृष्ठभूमि या उद्देश्य से प्रभावित हो सकता है। यानी स्रोत की रचनात्मकता भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करती है। प्रत्येक इतिहासकार की व्याख्या जो है वो भिन्न होती है। यानी एक ही घटना का मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी, स्त्रीवादी, उपनिवेश विरोधी आदि दृष्टिकोण से अलग अलग विश्लेषण किया जा सकता है। यानी इतिहासकार के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इन सभी घटनाओं का विश्लेषण करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मानवीय पक्ष की बात करें, चूँकि इतिहासकार स्वयं एक मनुष्य है, उसकी सोच, अनुभव और सामाजिक पृष्ठभूमि उसकी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इसमें जो है मानवीय पक्ष भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहने में हमें मुश्किलों का सामना करता है। तथा भाव दृष्टि के अभाव, यानी इतिहासकार को देखते समय कभी कभी वर्तमान की परिस्थितियों को आधार बनाकर मूल्यांकन किया जाता है जो अतीत के सापेक्ष ठीक नहीं हो सकता। यानी यही सारे ऑब्जेक्टिव के टॉपिक्स होते हैं जिससे इतिहासकार को किसी भी इतिहास की घटना पर रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो हो सकता है। तो अब हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य
अतीत को समझना और उसे वर्तमान और भविष्य के लिए सीख प्राप्त करना होता है। यह एक गंभीर, विश्लेषणात्मक और प्रमाण आधारित प्रक्रिया है, परंतु इसमें पूर्व वस्तुनिष्ठ संभव नहीं है, यानी पूर्णता उसमें ऑब्जेक्टिव रहना संभव नहीं है। इसलिए इतिहास को एक पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शंस और पुनर्व्याख्यान री इंटरप्रिटेशन की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, जिसमें सीमाएं स्वीकार करते हुए अधिक प्रमाण आधारित निष्कर्ष निकाले जा सके। यानी ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो इतिहासकार का एक ऐसा काम होता है जो अतीत को समझता है, उसे वर्तमान और भविष्य के लिए सीख प्राप्त करने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वीडियो को एंड तक देखिएगा, किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्किप मत करिएगा। क्या पता आपको वही एग्जाम में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम वैसे ही पूछ लिया जाए। अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो डेफिनेटली आप काफ़ी बड़े नंबर से जो है चूक जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो वो है ऐतिहासिक अनुसंधान में तथ्य तथा अनुमान की क्या भूमिका है, यह ऐतिहासिक शोध को किस प्रकार दिशा प्रदान करता है, आपको जो है इसके बारे में बताना है। यानी बेसिकली जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च होता है उसमें जो तथ्य यानी फैक्ट होते हैं, जो भी अज्यूम्स यानी अनुमान हम लगाते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है तथा यह ऐतिहासिक शोध को किस प्रकार से एक डायरेक्शन देता है, इसके बारे में टोटली आपको फुल्ली डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो आइए इस वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको हर क्वेश्चंस के अंदर आपको इंट्रोडक्शन बताना कंपलसरी है, देन उसके बाद जो जो उसमें आपसे चीज़ें पूछी गई है उसको आप बता के कंक्लूजन तक ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान में तथ्य तथा अनुमान दोनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी किसी भी तरीके का जो हम रिसर्च करते हैं उसमें जो तथ्य यानी फैक्ट होता है, जो अज्यूम्स होते हैं, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स जो है प्ले करते हैं। इतिहास का उद्देश्य केवल घटनाओं का वर्णन करना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे कारण, प्रभाव और प्रक्रियाओं को समझना भी होता है। यानी तथ्यों के बिना इतिहास का आधार कमजोर होता है, जबकि अनुमान के बिना उसका विश्लेषण अधूरा रह जाता है। तथ्य अनुसंधान को प्रामाणिकता प्रदान करता है, यानी तथ्य जो होता है वो अनुसंधान को प्रमाण यानी प्रूफ एविडेंस देता है, लेकिन वहीं अनुमान इतिहासकार को अज्ञात पहलुओं को समझने की दिशा में भी प्रेरित करने का काम करता है। अतः इन दोनों तत्वों का संतुलित प्रयोग ऐतिहासिक अनुसंधान को न केवल दिशा देता है, बल्कि उसे गहराई और व्यापकता भी प्रदान करने का कार्य करता है। यानी कोई भी फैक्ट या अज्यूम है वो किसी भी इतिहासकार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी हिस्टोरिकल रिसर्च को करने में। तो अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पॉइंट्स बाय पॉइंट्स जो बताएंगे उसकी बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान में तथ्यों की क्या भूमिका होती है, यानी रोल ऑफ फैक्ट इन हिस्टोरिकल रिसर्च। सबसे पहले आप इसको बताएंगे, यानी जो भी रोल होते हैं फैक्ट के हिस्टोरिकल रिसर्च के, उसके बारे में आप सबसे पहले बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली जो तथ्य यानी फैक्ट होता है वो आखिर में होता क्या है। तथ्य वो प्रमाणित और सत्यापित घटना, स्थिति या सूचनाएं होती हैं जो किसी ऐतिहासिक घटना या प्रक्रिया के प्रमाण के रूप में मानी जाती है। यानी तथ्य बेसिकली किसी भी सत्यापित घटना या स्थिति या सूचनाएं होती हैं जो किसी ऐतिहासिक घटना या प्रक्रिया के प्रमाण के रूप में मानी जाती है। यह तथ्य प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं। यानी जो भी तथ्य फैक्ट होते हैं वो हमें दो तरीके से देखने को मिल सकते हैं। वो तथ्य या तो प्राइमरी सोर्सेस होंगे या वो तथ्य जो है सेकेंडरी सोर्सेस होंगे। तो प्राइमरी सोर्सेस के आप देख सकते हैं एंड सेकेंडरी सोर्सेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइमरी सोर्सेस आपके वो सोर्सेस हो सकते हैं कि किसी इतिहासकार के द्वारा लिखी गई कोई किसी घटना के ऊपर लिखी गई कोई पुस्तक जो कि पहले उसने लिखी और उसी पुस्तक का यूज़ करा किसी अदर पर्सन ने, तो वो सेकेंडरी सोर्सेस में आता है। या किसी तरीके का कोई अभिलेख स्तंभ हो गया, तो ये सभी हमारे प्राइमरी सोर्सेस का पार्ट है। आगे की वीडियोस में हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस को और ज़्यादा डिटेल में भी देखने वाले हैं। तो अब इसकी मुख्य भूमिका की बात करें तो अनुसंधान की नींव यानी ऐतिहासिक अनुसंधान तथ्यों पर आधारित होता है। यदि तथ्य प्रामाणिक है
तो पूरे शोध जो है वो विश्वसनीय माना जाता है। यानी किसी भी तरीके का जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें जो फैक्ट होता है वो अगर प्रामाणिक है तो जो भी शोध है वो पूरा विश्वसनीय यानी अच्छा और ट्रस्टेड माना जाता है। घटनाओं की प्रामाणिकता की बात करें तो किसी भी ऐतिहासिक घटना के घटित होने समय स्थान की भागीदारी आदि की पुष्टि तथ्य से ही होती है। यानी कोई भी जो ऐतिहासिक घटना हुई है उसके अंदर जो भी घटना हुई है वो किस समय घटित हुई है, उस समय जो समय काल था वो क्या था और किस स्थान पर यह घटना हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती है। तथ्यों के बिना अनुमान निर्धारण, यानी यदि अनुमान लगाने हो तो उन्हें भी तथ्यों पर आधारित तर्कों से ही पुष्टि किया जा सकता है। यानी किसी तरीके का अगर हम अनुमान भी लगाते हैं किसी घटना का तो उसमें भी बेसिकली हम तथ्य के आधार पर ही उसका अनुमान लगाते हैं। यानी तथ्य जो है, फैक्ट जो है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी तरीके के हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। तथ्यों की आलोचना की बात करें यानी सोर्स का जो है क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें इतिहासकार तथ्यों का गहन मूल्यांकन करता है, उनकी उत्पत्ति, उद्देश्य, पक्षपात आदि की समीक्षा करके उनकी प्रामाणिकता भी तय करता है। यही तथ्यों की आलोचना होती है। ऐतिहासिक अनुसंधान में अनुमान की भूमिका की बात करें यानी तथ्य जो फैक्ट था उसकी हमने बात करी, इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से और ज़्यादा डिफाइन करके लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ हाइपोथेसिस या इन्फोसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी ऐतिहासिक अनुसंधान में जो अनुमान एज्यूम्स होते हैं उसकी क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो बेसिकली अनुमान एज्यूम होता है वो आखिर में होता क्या है। तो अनुमान की बात करें, अनुमान का अर्थ है किसी ज्ञात तथ्य, संकेतों या परिस्थितियों के आधार पर अज्ञात या अपूर्ण जानकारी के बारे में तार्किक और संभावित निष्कर्ष निकालना। यानी किसी भी ज्ञात तथ्य, संकेतों या परिस्थितियों के आधार पर अज्ञात, जो हमें ज्ञात नहीं है, उसके जो भी जानकारियां हैं उसके बारे में तार्किक और संभावित निष्कर्ष निकालना ही अनुमान कहलाता है। अनुमान एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें हम उपलब्ध तथ्यों और अनुभवों के आधार पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी घटना के पीछे कौन से कारण रहे होंगे या किसी अधूरी जानकारी को किस प्रकार पूरी की जा सकती है। यानी जो हमारा अनुमान होता है उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी हमें उपलब्ध साक्ष्य मिले हैं, जो भी तथ्य फैक्ट मिले हैं, उनके आधार पर हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी घटना जो हुई है वो कैसे हुई है, उसके पीछे के जो कारण थे वो क्या थे। ऐतिहासिक अनुसंधान में अनुमान के अर्थ की बात करें यानी जो भी ऐतिहासिक अनुसंधान में अनुमान होता है उसका मेनली अर्थ क्या होता है, तो वो ये होता है कि इतिहास में हमेशा सभी तथ्य पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होते। यानी ये भी हमेशा इतिहास के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो भी फैक्ट होते हैं वो हमेशा पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। यानी ऐसे में क्या होता है, इतिहासकार अतीत की घटनाओं को समझने के लिए अनुमान का सहारा लेता है। यानी जब कभी भी फैक्ट सही से सोर्सेज में उपलब्ध नहीं होते तो उस सिचुएशन में जो भी इतिहासकार या जो भी रिसर्चर होता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है अनुमान लगाना ही एक सहारा रह जाता है। ये अनुमान तर्क संगत और तथ्य आधारित होते हैं, यानी तर्क संगत तथा तथ्यों पर बेस्ड होते हैं। यानी अनुमान केवल कल्पना नहीं होते बल्कि साक्ष्यों पर आधारित सोच विचार से उत्पन्न होते हुए एक सोर्सेस होते हैं। मुख्य भूमिका की बात करें, जो भी अनुमान हम लगाते हैं तो इसकी मुख्य भूमिका जो होती है वो होती है जहां तथ्य अपूर्ण हो। यानी जब ऐतिहासिक स्रोत अधूरे होते हैं तब इतिहासकार को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तर्कसंगत अनुमान लगाने पड़ते हैं। घटनाओं के कारण और प्रभाव की समझ, यानी अनुमान जो है वो इतिहासकार को यह समझने में मदद करता है कि किसी घटना के पीछे कौन से सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारण रहे होंगे, इसको भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में सहायकों की बात करें तो अनुमान के बिना इतिहास का पुनर्निर्माण अधूरा रह जाता है और यह घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का कार्य करता है। यानी जो भी किसी प्रकार की घटना हुई है उसमें एक कड़ी यानी एक चैन का काम जो है वो अनुमान ही करता है किसी अधूरी घटना या अधूरे रिसर्च को पूरा करने में। सृजनात्मक विश्लेषण यानी अनुमान जो है वो इतिहासकार की रचनात्मकता को दर्शाता है जिससे वह अतीत को अधिक गहराई से समझ सके तथा उसे समझने को प्रयास करे और जो भी घटना हुई है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश
करें। अब हम बात करेंगे जो भी ऐतिहासिक अनुसंधान को दिशा देने में जो दोनों की भूमिका होती है वो बेसिकली क्या होती है, चाहे वो तथ्य हो गया या अनुमान हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे तथ्य की, तो तथ्य जो है वो शोध को प्रामाणिक आधार प्रदान करते हैं जिससे निष्कर्ष विश्वसनीय बन जाता है। यानी जो तथ्य होता है वो किसी भी प्रकार की जो भी शोध होती है, ऐतिहासिक रिसर्च होती है, उसको एक प्रमाण प्रूफ देता है तथा उसे अच्छे से जो है एक ट्रस्टेड बनाने का भी कार्य करता है, तो वो तथ्य ही करता है। और अब इसके अनुमान की बात करें तो अनुमान को तार्किक दिशा प्रदान करता है, यानी अनुमान जो होता है वो अनुसंधान को एक तार्किक दिशा प्रदान करता है। जब तथ्य पर्याप्त ना हो तो यह अनुसंधान को व्याख्या या अच्छे से गहराई देने का भी कार्य करता है। यानी मेन इजी लैंग्वेज में बात करें तो जब कोई घटना पे अगर किसी तरीके का जो तथ्य फैक्ट मिला है वो अगर अधूरा रह जाता है तो उसे पूरा करने के लिए अनुमान लगाकर उस घटना को अच्छे से रिक्रिएट किया जाता है, तो यही हमारा अनुमान होता है। उदाहरण की बात करें, यदि हम 1857 की क्रांति का अध्ययन करते हैं तो विद्रोह की तिथि, स्थान, भागीदारी, ब्रिटिश नीतियाँ आदि तथ्य है। यानी जो भी वहाँ पे विद्रोह हुई उसकी तिथि क्या थी, किस स्थान पर हुई, किसकी किसकी उसमें भागीदारी मिली, उसमें जो है ब्रिटिश की क्या नीतियाँ थी, ये सब भी हमारे क्या कहलाएंगे, तथ्य कहलाएंगे। लेकिन यदि हम परंतु यह समझे कि जनमानस में असंतोष की गहराई तक पहुँचे तो यह एक अनुमान है जो तथ्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है। यानी अगर हम मेनली इसमें हम ये देखें कि जो जनमानस में असंतोष था वो उनकी जो गहराई थी वो कितनी ज़्यादा थी, या उनमें जो असंतोष था 1857 की क्रांति में वो मेनली क्यों था, या उसके पीछे के जो मेन रीज़न थे, तो वो हम एक अनुमान लगा के तथ्यों के आधार पर ही उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो अब हम इसके ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान एक संतुलन की प्रक्रिया है जिसमें तथ्य और अनुमान दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी किसी भी तरीके का जब हम ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा तथ्य होता है और जो भी हमारा अनुमान होता है, ये दोनों जो है इसको संतुलन प्रदान करता है तथा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है तथा अनुसंधान को वास्तविकता से जोड़ता है, जबकि अनुमान उसे व्याख्या और विश्लेषण की दिशा में ले जाता है। यह केवल तथ्यों पर निर्भर रह जाए जो इतिहास केवल घटनाओं की सूची बनकर रह जाएगा, वह केवल अनुमान लगाना इतिहास को कल्पना बना सकता है। यानी जब यदि केवल तथ्य जो है वो पर निर्भर ना रहा जाए तो इतिहास केवल घटनाओं की एक सूची बन जाएगा, परंतु वहीं केवल अनुमान लगाना अगर हो तो ये इतिहास को सिर्फ और सिर्फ कल्पना के रूप में ही हमें प्रदान कर पाएगा। इसलिए एक अच्छा इतिहासकार दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करके ही गहन और सार्थक शोध जो है वो प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यानी दोनों को एक इक्वली रूप में अच्छे से एक बैलेंस बना के अगर उनको यूज़ करे तो वही एक अच्छा इतिहासकार है और तभी जाके वो एक अच्छी रिसर्च कर पाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल सकता है, चाहे वो डायरेक्टली पूछा जाए वो या वो आपको इनडायरेक्टली पूछा जाए। इसके जो नोट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसके नोट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस लिंक को इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, ऐतिहासिक अनुसंधान में प्रयुक्त प्रमुख पद्धतियाँ कौन सी हैं और उनके समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी जो भी ऐतिहासिक अनुसंधान होता है उसमें किस प्रकार की पद्धतियों का हम प्रयोग करते हैं और उसके समक्ष जो समस्याएं यानी जो भी समस्याएं आती हैं उसके बारे में आपको बताना है, और वो भी उदाहरण यानी एग्जाम्पल के साथ इसके अंदर आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संकलन नहीं बल्कि उन घटनाओं के पीछे छिपे कारण, प्रभाव और प्रक्रियाओं की गहन समझ है। यानी जो भी ऐतिहासिक घटना होती है उसको समझना मतलब कोई घटनाओं का संकलन मतलब नहीं करना होता, बल्कि उन घटनाओं के पीछे के जो कारण, प्रभाव और प्रक्रिया होती है उसको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से इतिहासकार क्या करता है, अतीत की सच्चाई को उजागर करने का
प्रयास करता है और इसके लिए वो विभिन्न अनुसंधान पद्धतियों का प्रयोग करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान में अतीत की घटना, व्यक्ति, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन विभिन्न पद्धतियाँ यानी मेथड्स पर आधारित होता है जो इतिहासकार को तथ्य संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने में सहायता करती है। प्रत्येक पद्धति की एक अपनी सीमाएं और समस्याएं भी होती हैं जो शोध की प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करती है। यानी जो भी रिसर्च हम करते हैं उसके जो अलग अलग मेथड्स होते हैं सबकी अपनी अपनी एक सीमाएं होती हैं। सब अपने अपने तरीके से उस शोध को विश्लेषित करते हैं और उसको जो है अतीत को रचित करने में या रिकंस्ट्रक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं किसी भी तरीके के हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो ऐतिहासिक अनुसंधान में जो प्रमुख पद्धतियाँ होती हैं, जो प्रमुख मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं किसी भी हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। तो सबसे पहला जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं वो है वर्णनात्मक पद्धति यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड्स। इसकी परिभाषा की बात करें तो इस पद्धति में क्या करते हैं हम किसी भी अतीत की घटना, स्थान, व्यक्ति या व्यवस्थाओं को क्रमबद्ध और तथ्यात्मक विवरण के द्वारा जो है उसको प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो भी वर्णनात्मक रिसर्च मेथड्स होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं जो भी घटना होती है किसी भी अतीत की घटना, स्थान या व्यक्तियों या व्यवस्थाओं को एक क्रमबद्ध और तथ्यात्मक विवरणों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी एक क्रम से और अच्छे से उसका जो है विवरण प्रस्तुत किया जाता है। और इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें घटनाओं का काल अनुक्रमणिक विवरण होता है। यानी एक अच्छे से काल के अनुसार एक अच्छे टाइम पीरियड के अनुसार जो है इसका वर्णन, हर घटना का वर्णन किया जाता है इसके अंदर, तथा स्रोतों से पर्याप्त तथ्यों या यथासंभव निष्पक्ष जो है इसमें प्रदर्शन करने का कार्य करता है। और इसके विश्लेषणात्मक पद्धति की बात करें यानी जो एनालिटिकल मेथड्स होता है तो ये क्या करता है कि इस पद्धति में हम ऐतिहासिक घटना के पीछे के जो कारण यानी किसी भी ऐतिहासिक घटना के पीछे के जो कारण थे वो क्या थे तथा उसकी प्रक्रिया और परिणामों का गहन विश्लेषण करते हैं। इसकी विशेषता की बात करें तो केवल घटनाओं का विवरण नहीं बल्कि उनका अर्थ और संदर्भ भी समझना होता है। विभिन्न स्रोत और दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन ही इसका जो है मेन उद्देश्य होता है। यानी दोनों की अच्छे से कंपैरिजन करके, उनकी तुलना करके, अच्छे से उनको डिफाइन करके एक्सप्लेन करना ही इनका जो है विश्लेषणात्मक पद्धति का पार्ट वो होता है। तथा तुलनात्मक पद्धति यानी जो कंपैरेटिव मेथड्स होता है किसी भी हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर, उसकी बात करें तो इस पद्धति में दो या दो से अधिक ऐतिहासिक घटना, समाज या व्यक्ति की तुलना की जाती है ताकि उनके बीच समानता और भिन्नता को समझा जा सके। यानी जो कंपैरेटिव मेथड्स होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं किसी भी ऐतिहासिक घटना तथा समाज या व्यक्तियों की जो है तुलना करते हैं तथा उनके बीच में जो है क्या सिमिलर है और क्या अलग है उसकी तुलना हम इसके अंदर करते हैं। इसकी विशेषता की बात करें तो यह विविध ऐतिहासिक घटनाओं के बीच सामान्य प्रवृत्तियों की पहचान करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है तथा संस्कृति, राजनीति या सामाजिक तुलना में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है अपना वो प्ले करता है। आलोचनात्मक पद्धति यानी जो क्रिटिकल मेथड होता है इसकी बात करें तो इस पद्धति में स्रोतों की प्रामाणिकता, सटीकता और उद्देश्य की जांच पर आधारित होता है। इसमें दो चरण होते हैं। यानी जो भी आलोचनात्मक पद्धति होते हैं इसको जो है दो चरणों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा ब्रह्म आलोचना और दूसरा है आंतरिक आलोचना। ब्रह्म आलोचना की बात करें तो ये क्या करता है स्रोतों की उत्पत्ति, यानी ब्रह्म आलोचना स्रोतों की उत्पत्ति करता है, उसके लेखक, तिथि और भौतिक स्थितियों की भी जांच करता है। तथा आंतरिक आलोचना की बात करें तो ये स्रोतों की सामग्री की सच्चाई और निष्पक्षता का मूल्यांकन करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समन्वयात्मक पद्धति यानी जो भी सिंथेसिस मेथड होता है उसकी बात करें तो इस पद्धति में विभिन्न स्रोत, दृष्टिकोण और पद्धतियों को मिलाकर एक संतुलित समय और समन्वित ऐतिहासिक व्याख्या जो है इसमें जो है प्रस्तुत की जाती है। अब बात करें जो समन्वयात्मक पद्धति होती है यानी सिंथेसिस मेथड होता है, इस पद्धति में विभिन्न स्रोत, दृष्टिकोण और पद्धतियों को मिलाकर एक संतुलित, समग्र और समन्वित ऐतिहासिक व्याख्या जो है उसमें प्रस्तुत की जाती है, जिसके अंदर हम विभिन्न स्रोतों या दृष्टिकोण के अंदर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक
का एक साथ उपयोग करते हैं तथा बहुयामी विश्लेषण भी करते हैं। तो अब इन पद्धतियों के समक्ष जो आने वाली प्रमुख समस्या यानी मेजर प्रॉब्लम्स फैक्ट बाय दीज मेथड्स उसकी बात करें, यानी जो भी ये पद्धतियाँ होती है इनमें हमें किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसकी बात करेंगे अब हम। तो इसमें जो है प्रमुख समस्या यानी जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, वो पहली प्रॉब्लम ये है कि स्रोतों की अपूर्णता और दुर्लभता, यानी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित शोध पद्धतियों के लिए स्रोत की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कई बार स्रोत नष्ट हो जाते हैं या अधूरे होते हैं और यह समय के साथ क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं। यानी जो भी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित शोध होता है, ये पद्धतियों के लिए स्रोत की उपलब्धता जो है अत्यंत आवश्यक होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो स्रोत होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं या अधूरे भी हो सकते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त भी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा समस्या भी हमें इसमें देखने को मिलती है। इसके प्रभाव की बात करें तो अपूर्ण जानकारी के कारण घटनाओं की पूरी समझ विकसित करना काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है कठिन होता है। स्रोतों की पक्षतापूर्ण प्रकृति की बात करें तो ये कई ऐतिहासिक स्रोत लेखकों की वैचारिक, धार्मिक या राजनीतिक झुकाव से प्रभावित होते हैं, जिससे जानकारियाँ पक्षपाती हो सकती है। यानी कई ऐतिहासिक स्रोत लेखकों की जो वैचारिक या धार्मिक राजनीतिक झुकाव से जो है प्रभावित होती है, जिससे उनकी जानकारियाँ जो है वो पक्षपाती भी हो सकती है। शोध निष्कर्ष असंतुलित हो सकते हैं यदि आलोचनात्मक दृष्टिकोण ना अपनाया जाए। यानी कोई भी अगर शोध हम किए जाते हैं तो उसमें अगर आलोचनात्मक दृष्टिकोण को जो है ना अपनाए तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है असंतुलित भी हो सकता है। भाषीय और लिपिकीय कठिनाइयाँ भी हमें इसमें कई बार देखने को मिलती है। यानी ऐतिहासिक दस्तावेज प्राचीन भाषाएं या दुर्लभ लिपियों में होते हैं, जिन्हें पढ़ना और समझना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। जैसे उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है समस्या भी इसमें उत्पन्न करने का काम करता है। उसकी जो भी भाषा या जो स्पेशल लिपियाँ होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है अनुवाद में त्रुटियाँ हो सकती है, जिससे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। यानी अगर उसका जब हमें लिपि की अच्छे से उसकी नॉलेज ही नहीं रहेगी तो उसे ट्रांसलेट करने में काफ़ी ज़्यादा जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और जिससे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। काल निर्धारण की कठिनाइयों के बारे में बात करें तो ये काल निर्धारण में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है। यानी कई पुराने स्रोतों में तिथियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता या विभिन्न स्रोतों में तिथियां जो है वो मेल नहीं खाती हो सकती है। तथा प्रभाव की बात करें तो ये घटनाओं का सही क्रम तय करने में कठिनाइयाँ होती हैं, जिससे ऐतिहासिक व्याख्या भ्रमित हो सकता है। उदाहरण की बात करें तो वर्णनात्मक पद्धति यानी जो डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, इसके उदाहरण की बात करें तो 1857 की क्रांति की घटनाक्रम कब, कहाँ और कैसे विद्रोह हुआ, इसका एक क्रमबद्ध वर्णन करने का जो है एक जज्बा रखता है। विश्लेषणात्मक पद्धति की बात करें यानी एनालिटिकल मेथड्स की, तो ये क्या करता है, जो फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों का गहन विश्लेषण करने का काम करता है। तुलनात्मक पद्धति की बात करें यानी कंपैरेटिव मेथड्स की, तो ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन की तुलना करके, कंपैरिजन करके दोनों के बीच में समानता क्या थी एंड दोनों के बीच तुलना करके अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने का कार्य करता है। अब इसमें जो मुख्य समस्याएं थी उसकी बात करें तो स्रोतों की अपूर्णता, जैसे उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज भी नहीं पढ़ी जा सकी है, तो ये क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा जो है हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रिसर्च करते हैं तो इसकी लिपि आज तक ना पढ़ी जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का जो है हमें सामना करना पड़ता है। पक्षतापूर्ण दृष्टिकोण यानी ब्रिटिश इतिहासकार द्वारा 1857 की क्रांति को गदर कहना, ये भी एक पक्षतापूर्ण रूप से हमें देखने को मिलता है। यानी एक ही पक्ष को काफ़ी ज़्यादा उजागर करने का प्रयास करता है। भाषीय बाधा की बात करें तो फ्रांसी या ब्राह्मणी जैसी प्राचीन भाषाओं में लिखे अभिलेखों को समझने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ भी हमें इसमें देखने को मिलती है। यानी भाषा लैंग्वेज जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बैरियर साबित होता है किसी भी हिस्टोरिकल रिसर्च को
करने में। अब इसके कंक्लूजन की बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान में प्रयुक्त पद्धतियाँ शोध को व्यवस्थित, तार्किक और वैज्ञानिक बनाने में सहायक होती है। यद्यपि प्रत्येक पद्धति के समक्ष कुछ विशिष्ट समस्याएं आती हैं, परंतु यदि इतिहासकार गहन स्रोत, आलोचना और विवेकपूर्ण व्याख्या का उपयोग करे तो वह इन समस्याओं को काफ़ी हद तक पार कर सकता है। इस प्रकार इतिहास न केवल अतीत का अध्ययन है, बल्कि वर्तमान को समझना और भविष्य को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य या मार्गदर्शन पाने का एक सशक्त माध्यम होता है, एक हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन, इतिहास लेखन में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता बनाए रखने की कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि इतिहास लेखन में जो निष्पक्षता है और उसे वस्तुनिष्ठ बनाए रखने में किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं उसके बारे में बताना है, तथा इतिहास लेखन को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कौन से हैं इसकी व्याख्या करनी है। और इसकी जो है व्याख्या काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको बतानी है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इतिहास लेखन एक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अतीत की घटनाओं को सत्य और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना होता है। यानी जो भी ऐतिहासिक होता है, यानी इतिहास लेखन एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत जो है प्रक्रिया है या विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, जिनका जो उद्देश्य होता है वो किसी भी अतीत की घटनाओं को उसके जो सत्य और निष्पक्ष रूप में उसके जो तथ्य होते हैं उसको प्रस्तुत करने का कार्य करता है। परंतु यह कार्य सरल नहीं है, क्योंकि इतिहासकार को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण, उपलब्ध स्रोतों की प्रकृति और समाज के दबाव या समाज के जो दबाव से जूझने पड़ते हैं। यानी कभी कभी ये भी होता है कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण या जो उपलब्ध स्रोत है उसकी प्रकृति और समाज के दबाव से जूझना पड़ता है। निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता बनाए रखना इतिहास लेखन की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। साथ ही इतिहास लेखन केवल तथ्यों का संकलन नहीं, बल्कि यह समाज की संस्कृति, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना से भी गहराई से प्रभावित होता है। इन कारकों की समझ आवश्यक है ताकि हम यह जान सकें कि इतिहास को किस प्रकार लिखा, पढ़ा और समझा जाता है। यानी किसी भी इतिहास में जो रिसर्च होता है, जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया भी है। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान में जो निष्पक्षता है। सबसे पहले निष्पक्षता का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। तो निष्पक्षता के अर्थ की बात करें तो किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या वैचारिक पक्षपात से मुक्त होकर तथ्य और प्रमाणों के आधार पर शोध करना ही निष्पक्षता कहलाता है। यानी किसी भी व्यक्ति के जो खुद के उसके विचार है, किसी सामाजिक या धार्मिक कारणों के बिना उसकी रिसर्च करना, वो भी तथ्य और प्रमाणों के आधार पर उनका शोध करना ही निष्पक्षता कहलाता है, बिना किसी के पक्ष में बोले। इतिहासकार को अपने निजी मत या पसंद नापसंद या पूर्व ग्रह को अलग रखते हुए केवल सत्य और तथ्यस्थ के साथ अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करना चाहिए, और यह ऐतिहासिक अनुसंधान में निष्पक्षता कहलाती है। निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता बनाए रखने की चुनौतियों की बात करें तो इतिहास लेखन का उद्देश्य अतीत की घटनाओं को यथार्थ और सटीक रूप से प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए इतिहासकार को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। हालांकि व्यवहार में इस आदर्श को बनाए रखना कई कारणों से कठिन होता है, और इसमें जो प्रमुख चुनौतियां होती हैं उसकी बात करें तो इसमें पहली जो चुनौतियां हमें देखने को मिलती है वो है स्रोतों की अपूर्णता और पक्षपात। यानी कई बार इतिहास लेखन के लिए उपलब्ध स्रोत अधूरे होते हैं या किसी विशेष वर्ग द्वारा लिखे गए होते हैं, जिससे दृष्टिकोण एक तरफा हो जाता है। उदाहरण की बात करें तो ब्रिटिश लेखक द्वारा औपचारिक भारत का चित्रण अक्सर भारतीयों को अव्यवस्थित या असभ्य बताने पर आधारित होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू यानी एक पक्ष की ही बात करता है। इतिहासकार की व्यक्तिगत पूर्व धारणा यानी पर्सनल बेसिस की बात करें तो इतिहासकार की जाति, धर्म,
वर्ग विचारधारा आदि उसके लेखन को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण की बात करें तो मार्क्सवादी इतिहासकार इतिहास को आर्थिक संघर्ष के रूप में देखते हैं, जबकि राष्ट्रवादी इतिहासकार स्वतंत्रता संग्राम को एक गौरव गाथा के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी करते हैं। राजनीतिक और वैचारिक दबाव भी हमें इसमें देखने को मिलता है, यानी शासक वर्ग या सरकार इतिहास लेखन को अपने हितों के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बात करें, कोई तानाशाही या एक दलीय शासन में इतिहास को प्रचार के औजार की तरह उपयोग भी किया जा सकता है, जो कि एक निष्पक्ष इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता की बात करें तो इतिहासकार धार्मिक या सांस्कृतिक विषयों पर लिखते समय खुद को आत्म सेंसर कर सकते हैं, जिससे निष्पक्षता प्रभावित होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। अब इसमें जो प्रभावित करने वाले जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है वो कौन से हैं, एक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इतिहास में, उसकी बात करेंगे। तो इतिहास लेखन सिर्फ तथ्यों के संयोजन का कार्य नहीं, बल्कि यह समाज, संस्कृति और मूल्य व्यवस्थाओं से भी गहराई से जुड़ा होता है। निम्नलिखित सामाजिक और सांस्कृतिक कारक इतिहास लेखन को प्रभावित करते हैं, यानी जो भी सांस्कृतिक कारक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इतिहास लेखन को प्रभावित करते हैं। इसमें जो धार्मिक दृष्टिकोण है इसकी बात करें तो धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं के कारण कई बार इतिहास को एक पवित्र आख्यान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो भारत में कई शासकों के धार्मिक क्रियाकलापों को उनके राजनीतिक निर्णय से अलग करके देखा जाता है। जातीय और वर्गीय संरचना की बात करें तो समाज की जाति और वर्ग संरचना इतिहासकार की दृष्टि को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण की बात करें तो दलित या श्रमिक वर्गों का इतिहास लंबे समय तक इतिहास लेखन से बाहर रहा है, क्योंकि प्रमुख लेखक उच्च जातियों से भी आते थे। राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी इतिहास को राष्ट्र गौरव के रूप में चित्रित किया जाता है, जिससे आलोचनात्मक दृष्टिकोण कमजोर हो सकता है। उदाहरण की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम को केवल कुछ प्रमुख नेताओं तक ही सीमित कर देना ही जो है सही नहीं है, जबकि इन आंदोलन की उपेक्षा भी करना चाहिए। यानी जो भी मेन लीडर्स थे उन्हीं तक सिर्फ डिपेंड ना करके जो आम लोग थे, जो आम जनता थी, उनके बारे में भी बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लिंग आधारित दृष्टिकोण यानी जेंडर बेसिस भी हमें इसमें देखने को मिलता है, यानी पारंपरिक इतिहास लेखन में जो महिलाओं की भूमिका को नज़रअंदाज किया गया है। उदाहरण की बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथ में प्रमुख रूप से पुरुष शासक, योद्धाओं और नीतियों का वर्णन होता है, वहीं महिलाओं की सामाजिक भूमिका की अनदेखी की जाती है और उनके बारे में जो भी उन्होंने इतिहास में अपने वर्चस्व को दिखाया, अपने बारे में जो उजागर करने का प्रयास किया, उसको कभी कभी दबा दिया जाता है और सही से उल्लेख्य नहीं किया जाता है। अब इसके निष्कर्ष की बात करें तो इतिहास लेखन को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ बनाए रखना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। स्रोतों की स्वाभाविक सीमाएं, लेखक की व्यक्तित्व और सामाजिक पृष्ठभूमि और समाज की संस्कृत संरचना इतिहास को प्रभावित करती है। वहीं इसलिए इतिहासकार को चाहिए कि वह स्रोतों की आलोचनात्मक समीक्षा करे, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाए और अपने पूर्व ग्रह को पहचानते हुए यथासंभव तटस्थ बनाए रखने का प्रयास करे तथा इतिहास समाज के लिए एक सच्चा दर्पण तथा जो इतिहास है वो समाज के लिए एक सच्चा दर्पण बन सके, इसका कार्य भी करे। तो ये था हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। अगला जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी बात करें तो ये है जो क्वेश्चन नंबर 5 में आप ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए तथा प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की व्याख्या कीजिए। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस का, जो आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ये आप मेरे से लिख के ले सकते हैं, तो इसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं सबसे पहले आपको ये बताना है, तथा इसके प्रकार क्या हैं उसको उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ बताना है, तथा इसमें जो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत होते हैं इसके बारे में यह भी आपको
बताना है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इतिहास एक ऐसा अनुसंधान है जो अतीत की घटनाओं, सामाजिक परिवर्तनों, राजनीतिक संघर्ष और सांस्कृतिक विकास की वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक तरीके से जांच पड़ताल करता है। यानी जो इतिहास है वो एक ऐसा अनुसंधान है जो किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक घटना होती है उसके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को एक वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करने का एक जरिया है। लेकिन अतीत की इन घटनाओं तक पहुंचने के लिए इतिहासकार को किन माध्यमों की आवश्यकता होती है उन्हें ही ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। यह स्रोत अतीत से जुड़ी जानकारियों को संरक्षित करते हैं और ऐतिहासिक अनुसंधान की नींव को भी मजबूत बनाते हैं। ऐतिहासिक स्रोत विभिन्न रूप में होते हैं, जैसे कि शिलालेख हो सकते हैं, अभिलेख हो सकते हैं, सिक्के हो गए, साहित्य हो गए, चित्र या स्थापत्य, यात्रा वृत्तांत, मौखिक परंपरा आदि जो है ये सब विभिन्न स्रोत हमारे ऐतिहासिक रिसर्च में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल्स निभाते हैं। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार किसी घटना का पुनर्निर्माण करता है, उसका मूल्यांकन करता है और निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकालता है। इतिहास को अधिक व्यवस्थित और प्रामाणिक रूप से समझने के लिए जो है हमें दो प्रमुख वर्गों में हम इन्हें बांटते हैं। एक है हमारा प्राइमरी सोर्स यानी प्राथमिक स्रोत, दूसरा है हमारा सेकेंडरी यानी द्वितीयक स्रोत। प्राइमरी सोर्स जो होते हैं वो जो घटनाओं के समय स्वयं उत्पन्न होते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। यानी जो प्राइमरी सोर्स होता है वो घटना के समय का होता है, जो खुद से उत्पन्न हुए होते हैं, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। वहीं जो हमारा सेकेंडरी सोर्स होता है जो उन घटनाओं के बाद में आधारित होते हैं और विश्लेषणात्मक होते हैं, वही हमारा सेकेंडरी सोर्स होता है। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो प्राइमरी सोर्सेज का ही रहता है। अब बात करेंगे सबसे पहले हम जो ऐतिहासिक स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसके परिभाषा की बात करें तो ऐसे सभी प्रमाण, दस्तावेज, वस्तुएं, अभिलेख, चित्र, शिलालेख, साहित्य या मौखिक विवरण जिन्हें आधार बनाकर किसी ऐतिहासिक घटना, युग या प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है उन्हें ही ऐतिहासिक स्रोत यानी हिस्टोरिकल सोर्सेस कहा जाता है। यानी ऐसे सभी प्रमाण, दस्तावेज, वस्तु, अभिलेख, चित्र, शिलालेख, साहित्य या किसी का मौखिक विवरण, इन्हीं सभी को जो ऐतिहासिक घटना, युग या प्रक्रिया का अध्ययन करने में सहायता करता है वही हमारा हिस्टोरिकल सोर्सेस कहलाता है, वही हमारा ऐतिहासिक स्रोत कहलाता है। यह स्रोत इतिहासकार के लिए शोध और विश्लेषण की मूल आधार होते हैं और अतीत की घटनाओं को समझने में सहायता करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ऐतिहासिक स्रोत वह माध्यम होते हैं जिनके जरिए हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और यह स्रोत इतिहासकार को यह जानने में मदद करते हैं कि कोई घटना कब, क्यों और कैसे हुई। तो ये आप अगर इजी लैंग्वेज में इसे बता सकते हैं तो ऐतिहासिक स्रोत वह माध्यम होता है जिनके जरिए अतीत की जानकारी जो है इकट्ठा की जाती है। यह स्रोत जो है इतिहासकार को यह जानने में मदद करता है कि बेसिकली कोई घटना हुई है वो क्यों हुई है, कैसे हुई है और किस समय पर हुई है। ऐतिहासिक स्रोत की विशेषता की बात करें तो यह अतीत की घटनाओं के साक्ष्य होते हैं, इतिहास लेखन का मूल्य आधार होते हैं। इनकी मदद से इतिहासकार किसी युग, संस्कृति की सच्चाई तक पहुंचते हैं। वह स्रोत लिखित हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं, भौतिक या दृश्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ऐतिहासिक स्रोत के प्रकार की बात करें तो ऐतिहासिक स्रोत को सामान्यतः दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस के भाग में जो है हम इसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी जो प्राथमिक स्रोत हैं इसकी बात करें तो प्राथमिक सोर्स के सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो वे स्रोत होते हैं जो किसी ऐतिहासिक घटना के समय प्रत्यक्ष रूप से तैयार किए गए हो या जिनका संबंध उसी समय से हो, या उन्हें ही हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। यानी जो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है वो बेसिकली उसी समय का एक ऐतिहासिक घटना के समय का एक प्रत्यक्ष रूप से तैयार किया हुआ एक सोर्स होता है जो उस घटना से संबंधित
होता है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल वो निभाता है। इसकी विशेषता की बात करें तो यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, घटना के समकालीन होते हैं और बिना किसी व्याख्या के मूल रूप में होते हैं। उदाहरण की बात करें, जो प्राइमरी सोर्सेस हमें जो देखने को मिलते हैं, जो प्राइमरी सोर्स की कैटेगरी में आते हैं, वो है शिलालेख, जैसे अशोक के अभिलेख हो गए, ताम्रपत्र ताम्रपात्र हो गया, मुद्रा सिक्के हो गए, समकालीन दस्तावेज जैसे अकबरनामा, बाबरनामा, ये सभी जो हैं एक प्राइमरी सोर्सेज का पार्ट है। किसी का यात्रा वृत्तांत जैसे हेन स्यांग की रचनाएं, चित्र हो गई, मूर्तियां, स्थापत्य, युद्ध के समय की जो डायरी या पत्र है, ये जितने भी सोर्सेज है ये सभी हमारे एक प्राइमरी सोर्सेज का पार्ट है, जो किसी भी प्रकार के हिस्टोरिकल रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। अब हम इसके द्वितीयक स्रोतों की बात करें तो द्वितीयक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो बाद के समय में किसी ऐतिहासिक घटना, व्यक्ति या काल पर आधारित होते हैं और प्राथमिक स्रोतों के आधार पर लिखे जाते हैं, उन्हें ही द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। यानी द्वितीयक स्रोत बेसिकली वे स्रोत होते हैं जो ऐतिहासिक घटना, व्यक्ति या काल पर आधारित होते हैं और प्राथमिक स्रोतों के आधार पर लिखे जाते हैं, उन्हें ही हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है आपको। इसके विशेषता की बात करें तो ये व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक होते हैं, किसी शोध या अध्ययन का परिणाम होते हैं। यानी कोई भी रिसर्च हुई है, कोई भी शोध हुई है, उसके स्टडी का एक रिजल्ट होता है। ये इतिहासकार या लेखक द्वारा बाद में तैयार किए जाते हैं। तथा इसके उदाहरण की बात करें तो आधुनिक इतिहास की किताबें, शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर्स, जीवनियाँ या आलोचनात्मक लेख, यात्रा वृत्तांत या विश्लेषणात्मक निबंध आदि जो है इसके उदाहरण हैं, जो कि सेकेंडरी सोर्सेज का पार्ट है। अब हम बात करें जो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं या प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, उनकी इमेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको जो है हम कलेक्ट करते हैं। अब हम प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के बीच जो मेन मेजर डिफरेंसेस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक सोर्स की बात करें समय के अनुसार तो यह घटना के समय का होता है जो हमारा प्राइमरी सोर्सेस होता है, जबकि जो सेकेंडरी सोर्सेस होता है वो घटना के बाद का होता है। प्रामाणिकता में बात करें तो प्राइमरी सोर्सेस मूल और प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, वहीं जो सेकेंडरी सोर्सेस होता है वो व्याख्या और व्युत्पन्न जानकारियां होती हैं। इनके स्वरूप की बात करें तो जो प्राथमिक स्रोत होता है वो मौलिक और प्रत्यक्ष विवरण देता है, वहीं द्वितीयक स्रोतों की बात करें तो यह विश्लेषण और व्याख्या पर आधारित होता है। उदाहरण की बात करें प्राइमरी सोर्सेज में हमारे शिलालेख, ताम्रपत्र, समकालीन रचनाएं जो हैं वो आती हैं। वहीं द्वितीयक स्रोतों की बात करें तो इतिहास की पुस्तकें, शोध पत्र या किसी की जीवनियाँ, ये हमारी सेकेंडरी सोर्सेज का पार्ट है। तो अब हमने इसके जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज को अच्छे से समझा। आप इस तरीके से दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है उसको भी बता सकते हैं। अब इसके ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो ऐतिहासिक स्रोत अतीत की समझ का मूल आधार होते हैं। इनकी सहायता से इतिहासकार घटनाओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और पुनर्निर्माण करता है। वहीं प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक सत्य की सबसे निकटता होते हैं, जबकि द्वितीयक स्रोत उनके आधार पर विश्लेषण करते हैं। यानी प्राइमरी सोर्सेज के आधार पर द्वितीयक स्रोतों के द्वारा ही उसका जो है मतलब विश्लेषण किया जाता है और दोनों प्रकार के स्रोतों को मिलाकर इतिहास को संपूर्णता प्रदान करता है। इसलिए ऐतिहासिक अनुसंधान में इनका सावधानी पूर्वक चयन और अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रियाओं के मुख्य कारण कौन से हैं वो बताने हैं, तथा इतिहासकार को अपनी निष्पक्षता कैसे बनाए रखनी चाहिए इसकी व्याख्या आपको करनी है। यानी ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रिया के जो मुख्य कारण हैं तथा कौन कौन से उसके चरण हैं उसकी बात करनी है, तथा इतिहासकार को अपनी निष्पक्षता कैसे बनाए रखनी चाहिए इसकी व्याख्या करनी है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इतिहास केवल घटनाओं को क्रमबद्ध वर्णन नहीं है,
बल्कि अतीत की गहराई में जाकर उसके कारण, प्रभाव और संदर्भ की एक वैज्ञानिक पड़ताल है। इस कार्य को व्यवस्थित रूप से करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रिया कहा जाता है। यह प्रक्रिया कई चरणों में विभाजित होती है, जैसे कि विषय का चयन, स्रोतों का संग्रह तथा उनका विश्लेषण और व्याख्या तथा अंत में निष्कर्ष निकालना जो है इसके प्रमुख अलग अलग चरण होते हैं। यानी कई चरण में आप बता सकते हैं। सबसे पहले हम विषय का चयन करेंगे, देन उसके बाद उनका विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे, देन कंक्लूजन निकालेंगे। अब इतिहास लेखन में एक और महत्वपूर्ण पहलू यानी निष्पक्षता भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। यदि इतिहासकार किसी वैचारिक, धार्मिक या राजनीतिक पूर्वग्रह से ग्रस्त हो तो इतिहास का स्वरूप भी विकृत हो सकता है। इसलिए इतिहासकार के लिए यह आवश्यक है कि वे तथ्य और स्रोतों के आधार पर तटस्थ दृष्टिकोण अपनाएं, ताकि अतीत को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया जा सके, और यह निष्पक्षता ही इतिहास को विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की नींव होती है। तो अब बात करें ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है उसके बारे में। यानी जो भी ऐतिहासिक अनुसंधान होता है उसमें जो प्रक्रिया प्रयोग की जाती है उसका मेनली अर्थ क्या है उसके बारे में। ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रिया से तात्पर्य उस क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विधि से है जिसके माध्यम से इतिहासकार अतीत की घटनाओं, तथ्यों और प्रमाणों का संग्रह, विश्लेषण और मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकालते हैं। यह प्रक्रिया इतिहास को प्रामाणिक, वस्तुनिष्ठ और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करने में सहायता करती है। ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रिया के जो मुख्य चरण हैं उसकी बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान एक व्यवस्थित और तार्किक प्रक्रिया है, जिसमें अतीत की घटनाओं, तथ्यों और प्रमाणों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः निम्नलिखित चरणों में होती है। यानी जो भी ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं तो इसमें बहुत अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग प्रक्रिया होती है, उसके अलग अलग चरणों की बात करेंगे जिसको आप और ज़्यादा डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका मुख्य चरण है वो है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, यानी विषयों का चयन। अनुसंधान का पहला कदम होता है उपयुक्त और स्पष्ट शुद्ध विषयों का चयन करना होता है। उदाहरण के लिए मौर्य कालीन प्रशासन व्यवस्था या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, यह आदि टॉपिक का हम चयन करके फिर अपने रिसर्च को स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्रोतों की खोज और संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ सोर्सेज की बात करें तो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की पहचान, उनकी खोज और संग्रह से रिलेटेड है, जैसे शिलालेख हो गया, ग्रंथ हो गया, यात्रा वृत्तांत, पत्र, पुस्तकालय, अभिलेख आदि जो है इसके स्रोतों की पार्ट होते हैं। तथा स्रोतों का परीक्षण और विश्लेषण यानी एग्जामिनेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ सोर्सेज की बात करें तो इसमें स्रोतों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की जांच की जाती है तथा इसके आंतरिक और ब्राह्मण सम आलोचना यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, जो भी स्रोत हमारे पास वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तथा डेटा का एक व्यवस्थित अध्ययन यानी सिस्टमैटिक स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन भी जो है इसमें शामिल होता है। यानी जो भी एकत्रित तथ्य का अच्छे से विश्लेषण किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है और फिर जाके उनकी व्याख्या जो है की जाती है। घटनाओं के इसमें कारण, प्रभाव और परिप्रेक्ष्य को समझना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल जो है वो प्ले करता है इन पूरी घटनाओं के अंदर। तथा अंत में निष्कर्ष पर पहुंचना यानी ड्राइंग अ कंक्लूजन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, तथ्यों के आधार पर एक तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जाता है और यह निष्कर्ष निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। तथा रिपोर्ट लेखन यानी हिस्टोरिकल राइटिंग जो है ये सबसे अंतिम पड़ाव होता है, जो कि कंक्लूजन के बाद का होता है। सभी जानकारियों को शोध पत्र, रिपोर्ट, पुस्तक या लेख के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा यह लेखन वैज्ञानिक, सुसंगत और साक्ष्य आधारित भी होना चाहिए। यही जो है हिस्टोरिकल राइटिंग का मेन रोल होता है। अब बात करेंगे कि इतिहासकार को अपनी निष्पक्षता कैसे बनाए रखनी चाहिए इसके बारे में। निष्पक्षता यानी ऑब्जेक्टिविटी
की बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान का जो मूल तत्व होता है कि अगर इतिहासकार पूर्व ग्रह से ग्रस्त होकर लिखता है तो इतिहास का स्वरूप विकृत हो सकता है, इसलिए निष्पक्षता बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहासकार अपनी निष्पक्षता बनाता है तो वो कैसे बनाता है, यानी निष्पक्षता जो है उसका मेनली अर्थ क्या है उसके बारे में। इसका जो अर्थ होता है वो है कि इतिहासकार को किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक पक्षपात से दूर होते हुए केवल तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करना और लेखन करना चाहिए, ताकि अतीत की घटना सत्य और तथस्थ रूप से प्रस्तुत किए जा सके। यही एक इतिहासकार का मेन काम होता है। तथा इसमें जो आने वाले प्रमुख जो चुनौतियां हैं उसकी बात करें तो पूर्व ग्रह से बचाव, यानी अवॉइड अ पर्सनल बेसिस, यानी व्यक्तिगत, धार्मिक, जातीय या राजनीतिक झुकाव को शोध से दूर रखना चाहिए। केवल प्रमाणों और तथ्यों पर आधारित विश्लेषण ही एक इतिहासकार को करना चाहिए। सभी स्रोतों का संतुलित अध्ययन, यानी किसी एक पक्ष या विचारधारा से संबंधित स्रोतों का तार्किक स्रोतों तक सीमित ना रहे और विरोधी या विविध दृष्टिकोण को भी समावेशी कर सके। ये भी एक इतिहासकार का मेन काम होता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यानी प्रत्येक स्रोत की आलोचनात्मक जांच करें, या चाहे वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा लिखे गए हो या किसी और के द्वारा ही क्यों ना लिखे गए हो, तथा तथ्यों को भावनात्मक या नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने से भी बचाना ही इतिहासकार का मेन काम होता है। इतिहासकार को ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी फैक्ट यानी तथ्य है उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना करे, यानी अपनी बात सिद्ध करने के लिए स्रोत का गलत उपयोग ना करे तथा निष्पक्षता के विरुद्ध है। यह इतिहास को प्रमाण के अनुसार जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना एक इतिहासकार का मेन कर्तव्य होता है, यानी फर्स्ट ड्यूटी उसकी यही होती है कि इतिहास को बिना तोड़ मरोड़ के जैसे है वैसे ही प्रस्तुत करना उसका एक मेन काम होता है। आंतरिक विषयक अध्ययन की बात करें तो समाजशास्त्र, राजनीति, मानव विज्ञान आदि विषयों की सहायता लेकर अधिक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। ये भी एक इतिहासकार का ही काम होता है। अब इसके निष्कर्ष की बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान एक गंभीर, व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके प्रत्येक चरण में गहनता और सटीकता की आवश्यकता होती है। साथ ही यह एक इतिहासकार का कर्तव्य है कि वह निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता को बनाए रखते हुए तथ्यात्मक और प्रामाणिक इतिहास को प्रस्तुत करे तथा तभी जितने भी इतिहास है उसको समाज का सच्चा दर्पण बना सके और वह अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सही मार्गदर्शन दे सके। यही एक सच्चे इतिहासकार यानी हिस्टोरिकल रिसर्च करने वाले बंदे का काम होता है। जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंतर्गत आप बताएंगे कि ऐतिहासिक अनुसंधान के दौरान प्राप्त निष्कर्षों का पुनः मूल्यांकन यानी रिवीजन क्यों ज़रूरी होता है तथा किस प्रकार का ऐतिहासिक अनुसंधान समाज के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है, इसका वर्णन आपको अच्छे से करना है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य केवल अतीत की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करना नहीं बल्कि उन घटनाओं को वैज्ञानिक तरीके से समझना और उनकी व्याख्या करना भी है। यह तथा समय के साथ साथ नए तथ्य, स्रोत या दृष्टिकोण के सामने आते ही तो वह पहले से प्राप्त निष्कर्षों को पुनः मूल्यांकन करे, ये भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यह पुनरीक्षण यानी रिवीजन न केवल इतिहास की सटीकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है बल्कि वर्तमान समाज की बदलती सोच और आवश्यकताओं के अनुरूप इतिहास को अधिक प्रासंगिक बनाने में भी सहायक होता है। वर्तमान समय में वह ऐतिहासिक अनुसंधान अधिक उपयोगी माना जाता है जो व्यापक, समावेशी और सामाजिक दृष्टिकोण से संवेदनशील होते हैं। ऐसे इतिहास समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हैं और नागरिकों में जागरूकता, समानता तथा समरसता की भावनाओं को मजबूत करने का कार्य
करते हैं। यानी किसी भी हिस्टोरिकल रिसर्च करने वाले पर्सन के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो भी घटना से रिलेटेड तथ्य हैं, स्रोत हैं, दृष्टिकोण है, उसको जो है उससे प्राप्त जो भी निष्कर्ष है उसका पुनः मूल्यांकन यानी रिवीजन करे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक स्टूडेंट है, अगर उसने जो भी स्टडी करी है उसका वो रिवीजन ना करे तो वो पूरी तरीके से व्यर्थ है, या हो सकता है वो कॉन्सेप्ट को भूल जाए। तो इसीलिए किसी भी तरीके का जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है तो उसके जो भी तथ्य, प्रमाण हैं, निष्कर्ष हैं, उनका पुनः रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करेंगे ऐतिहासिक निष्कर्षों का पुनः मूल्यांकन का अर्थ क्या है। यानी जो भी ऐतिहासिक निष्कर्ष होते हैं उसका पुनः मूल्यांकन करना, इसके मीनिंग की बात करेंगे। तो इसका अर्थ है कि किसी ऐतिहासिक घटना या तथ्य के बारे में पहले जो निष्कर्ष निकाले गए थे उन्हें नए प्रमाणों, दृष्टिकोणों या शोध के आधार पर दोबारा जांचना या परखना। जब समय के साथ साथ नए स्रोत, दस्तावेज या दृष्टिकोण सामने आते हैं तो इतिहासकार को पुराने निष्कर्ष को फिर से विश्लेषित करते हैं ताकि सत्य और वस्तुनिष्ठता को बनाए रखा जा सके। इससे यह ही ऐतिहासिक निष्कर्ष का पुनः मूल्यांकन, रिवीजन कहा जाता है। यानी जो भी प्रमाण, दृष्टिकोण या शोध है उन्हें दोबारा जांचना परखना ही एक ऐतिहासिक मूल्यांकन कहलाता है या रिवीजन कहलाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक निष्कर्ष का जो पुनः मूल्यांकन है वो क्यों ज़रूरी होता है इसके बारे में। तो नई खोज और स्रोतों की उपलब्धता। समय के साथ साथ नए ऐतिहासिक स्रोत, अभिलेख, पुरातात्विक साक्ष्य या दस्तावेज सामने आते हैं। इन नए स्रोत से पूर्व निष्कर्षों को चुनौतियां मिल सकती हैं और उनमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए पुराने निष्कर्ष को पुनः परीक्षण आवश्यक हो जाता है। उदाहरण की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रारंभिक मान्यता बाद में है, बल्कि पुरातात्विक खोज के आधार पर बदली गई जैसी लिपियों के बारे में या इसके पतन के कारण के बारे में जानना एक नई खोज की स्रोतों की उपलब्धता के अंतर्गत आते हैं। पूर्व ग्रह से मुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता। यानी कई बार पहले लिखे गए इतिहास में लेखकों के राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक पक्षपात झलकते हैं। वहीं आधुनिक समय में अधिक वैज्ञानिक और तटस्थ नज़रिए से इतिहास को देखने की ज़रूरत होती है। यानी जो भी पुराने समय में जिसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास को लिखा या जो भी स्रोत थे उसका अध्ययन करके अपनी बात कही, तो वहीं अगर कोई नया पर्सन आएगा तो उस बात को अपने अकॉर्डिंग लिखेगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू लिखेगा। तो इसीलिए उसका रिवीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्रिटिश इतिहासकार द्वारा लिखे गए औपनिवेशिक इतिहास भारत की संस्कृति और राजनीतिक गरिमा को कम करके प्रस्तुत करना था, जिससे स्वतंत्र भारत में पुनः विश्लेषण करके सुधारा गया था। इतिहास की सामाजिक और प्रासंगिकता बनाए रखने हेतु, यानी समाज मतलब जो भी रिवीजन है वो इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो इतिहास की सामाजिक और प्रासंगिकता है उसको भी बनाया रखा जा सके। यानी समाज में निरंतर बदलाव आते हैं तथा नई पीढ़ियां, नए विचार और सामाजिक संदर्भ पुराने इतिहास के नए अर्थ प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इतिहास को समाज के बदलते दृष्टिकोण के अनुसार समाज और इसे जो है समझना और पुनः मूल्यांकन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तथा बहुपक्षीयवाद यानी मल्टी पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। यानी पूर्व में इतिहास मुख्य रूप से शासकों और युद्धों पर केंद्रित था, जब सामाजिक इतिहास, दलित इतिहास, स्त्री इतिहास, आदिवासी इतिहास आदि के नए दृष्टिकोण उभर रहे थे, जिनसे इतिहास को व्यापक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा था। समाज के लिए कौन सा ऐतिहासिक अनुसंधान अधिक उपयोगी होता है, इसकी बात करें तो ऐसे इतिहास जो समाज के वास्तविक हितों, विविधताओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लिखे गए हों, वही समाज के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। यानी समाज के लिए कौन सा ऐतिहासिक अनुसंधान उपयोगी होता है, तो वो ऐसे होते हैं जो समाज के वास्तविक हितों, विविधताओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लिखा गया हो, वही समाज के लिए एक उपयोगी इतिहास माना जाता है। सामाजिक इतिहास की बात करें यानी सोशल हिस्ट्री की, जो आम लोगों के बारे में बताए, वंचित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों और किसानों के दृष्टिकोण से लिखे जाएं,
वही काफ़ी ज़्यादा जो है उपयोगी होते हैं। इनके उपयोग की बात करें तो यह समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के इतिहास में स्थान देता है और सामाजिक न्याय की चेतनाओं को भी बढ़ाने का कार्य करता है। समावेशी और लोकतांत्रिक इतिहास यानी जो सभी वर्गों, जातियों, धर्मों और संस्कृतियों को समान दृष्टिकोण से स्थान देता हो, न केवल शासक वर्गों को उपयोग में लाए, या सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता को भी मजबूत करने का कार्य करता है। वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित आधारित इतिहास की बात करें तो जो प्रमाण और तर्कों पर आधारित हो, ना कि मिथकों या किंवदंतियों या अंधविश्वासों पर आधारित हो। इसका उपयोग यह शिक्षा प्रणाली में सत्य और विवेक का एक विकास करने का कार्य करता है तथा आलोचनात्मक एवं पुनः विचारशील इतिहास की बात करें तो जो लगातार स्वयं की आलोचना करे और नए दृष्टिकोण के लिए खुले रहे हों, इसके बारे में बताता है। यह समाज को मानसिक रूप से प्रगतिशील और आत्मशीलन के लिए तैयार बनाए जाते हैं। अब इसके ओवरऑल निष्कर्ष यानी कंक्लूजन की बात करें तो इतिहास कोई स्थिर विषय नहीं है, बल्कि यह लगातार बदलते तथ्य और दृष्टिकोण के आधार पर विकसित होते रहते हैं। इसलिए ऐतिहासिक निष्कर्ष का पुनः मूल्यांकन समय की मांग है। साथ ही वही ऐतिहासिक अनुसंधान जो है वो समाज के लिए अधिक उपयोगी होते हैं, जो तथ्यों पर आधारित, समावेशी, निष्पक्ष और सामाजिक दृष्टिकोण से प्रासंगिक हो। ऐसे इतिहास न केवल अतीत को समझने में मदद करते हैं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के निर्माण में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे टिप्पणी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो टिप्पणी जो आपको इसमें देखने को मिलेगी वो है ऐतिहासिक अनुसंधान में जो अनुसंधान डिजाइन होता है ये क्या होता है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। नारीवाद इतिहास लेखन के विकास के ऊपर टिप्पणी करनी है। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के बारे में बताना है तथा डिजिटल अभिलेखागार क्या होता है और डेटा एनालिटिक्स क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो आइए टिप्पणी वाले क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान में अनुसंधान डिजाइन की। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान में अनुसंधान डिजाइन एक ऐसी योजनाबद्ध रूपरेखा होती है जो शोधकर्ता को उसके शोध कार्यों में प्रत्येक चरणों में दिशा, संरचना और स्पष्टता प्रदान करती है तथा यह तय करती है कि शोध किस विषय पर होगा, कौन से स्रोत एकत्रित किए जाएंगे, उन्हें किस पद्धति से विश्लेषित किया जाएगा और निष्कर्ष किस रूप में प्रस्तुत होंगे। अनुसंधान डिजाइन के माध्यम से ऐतिहासिक तथ्यों की खोज, परीक्षण और व्याख्या एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से संभव होती है। इसके मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि उद्देश्य पारक, सुसंगत और प्रमाण आधारित हो। यानी इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो भी रिसर्च हुई है वो उद्देश्य पारक हो, सुसंगत हो और प्रमाण आधारित हो, जो जिससे इतिहासकार अतीत की घटनाओं को यथासंभव तटस्थ और सटीक रूप से प्रस्तुत कर सके। अब ऐतिहासिक अनुसंधान में जो अनुसंधान डिजाइन है इसके अर्थ की बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान में अनुसंधान डिजाइन का अर्थ होता है एक पूर्व निर्धारित योजनाबद्ध ढांचा जिसके अनुसार पूरा शोध कार्य क्रमबद्ध रूप से किया जा सके, अलग अलग स्टेप्स में किया जा सके। यह शोध की दिशा, पद्धति, शोध के चयन, डेटा संग्रह और विश्लेषण की स्पष्टता और रूपरेखा प्रदान करने का कार्य करता है। सरल शब्दों में कहे तो अनुसंधान डिजाइन वह योजना है जो यह तय करती है कि शोध किस विषय पर होगा, किन स्रोतों यानी प्राथमिक या द्वितीयक स्रोतों का इसमें उपयोग किया जाएगा, यानी किस तरीके के स्रोतों का इसमें उपयोग किया जाएगा ये जानना ज़रूरी होता है। किन तरीकों से जानकारियाँ एकत्रित की जाएंगी और उस जानकारी को विश्लेषण और निष्कर्ष कैसे निकाला जाएगा ये जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह इतिहासकार को संगठित, तर्कसंगत और निष्पक्ष रूप से अनुसंधान करने में सहायता करते हैं। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो शोध समस्याओं का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, यानी यह अनुसंधान का पहला चरण है जिसमें इतिहासकार यह तय करता है कि किस विषय या समस्या पर अध्ययन करना है। विषय ऐतिहासिक दृष्टि में महत्वपूर्ण, शोध योग्य और शोध से मुक्त होना चाहिए। उदाहरण की बात करें 1857 की क्रांति में किसानों की भूमिका एक शोध समस्या
हो सकती है। उद्देश्य निर्धारण यानी डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो शोध का उद्देश्य होता है स्पष्ट होना चाहिए तथा यह तय करता है कि शोध से क्या जानना है या किस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। उदाहरण की बात करें 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह थी, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना भी इस शोध का कार्य होता है। स्रोतों के चयन यानी सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज की बात करें तो शोध के लिए एक प्राथमिक यानी ओरिजिनल और द्वितीयक यानी इंटरप्रेटेड स्रोत की पहचान और चयन अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसमें जो प्राथमिक स्रोत यानी अभिलेख, शिलालेख, पत्र, डायरी या सरकारी दस्तावेज आदि जो है शामिल होते हैं। वहीं द्वितीयक स्रोतों की बात करें तो यह किसी की पुस्तक, लेख या शोध पर आधारित होते हैं। सूचना संग्रह की विधियां यानी मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन की बात करें तो ये स्रोत से जानकारियां किसी विधि से प्राप्त की जाएगी, यानी किस विधि से इसकी जो है जानकारियां इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जाएगी। पुस्तकालय अनुसंधान, अभिलेखागार से दस्तावेज या इंटरनेट स्रोत आदि, यह प्रक्रिया निष्पक्ष और व्यवस्थित होनी चाहिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्रोतों की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म ऑफ सोर्सेज यानी प्राप्त स्रोतों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की जांच करना भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, जिसके अंतर्गत हम ब्रह्म आलोचना और आंतरिक आलोचना देखते हैं। तथ्य विश्लेषण एवं व्याख्या की बात करें तो संग्रहित तथ्यों का तार्किक विश्लेषण कर उनका निष्पक्ष व्याख्या करना होता है। इसका उद्देश्य केवल घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि उनके कारण, प्रभाव और महत्व को भी समझना होता है। तथा निष्कर्ष और प्रस्तुतिकरण यानी कंक्लूजन एंड प्रेजेंटेशन भी इसका एक आखिरी चरण होता है, जिसके अंदर हम शोध का अंतिम चरण कहते हैं, जो कि निष्कर्ष निकालना, उसे एक व्यवस्थित और स्पष्ट और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना होता है। इसमें शोध की मौलिकता, निष्पक्षता और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण को दर्शाया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान में अनुसंधान डिज़ाइन के महत्व की बात करें तो ये एक ऐतिहासिक अनुसंधान में अनुसंधान डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन एक मौलिक और अनिवार्य तत्व है, क्योंकि यह पूरे शोध कार्य की रूपरेखा तैयार करता है और अनुसंधान को एक सुनियोजित, तर्कसंगत और वैज्ञानिक दिशा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि इतिहासकार का कार्य न केवल तथ्यपारक हो बल्कि विश्वसनीय और संगठित और निष्पक्ष भी रहना चाहिए। अब अनुसंधान डिज़ाइन के महत्व की बात करें तो शोध को स्पष्ट दिशा जो है प्रदान करता है, यानी अनुसंधान डिज़ाइन यह तय करता है कि शोध किस विषय पर केंद्रित होगा या किन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा और किस विधि से दिया जाएगा या किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। स्रोत में चयन में सहायता करता है, यानी यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कौन से प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत आवश्यक हैं और उनकी उपयोगिता कैसी होगी। समय और संसाधनों की बचत यानी एक व्यवस्थित डिज़ाइन शोध को अनावश्यक प्रयासों से बचाता है और शोध को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने का कार्य करता है। तथ्यों की वैज्ञानिक जांच को संभव बनाता है, यानी डिजाइन में स्रोतों की आलोचना, विश्लेषण और व्याख्या की विधियां जो है इसमें शामिल होती है, जिससे शोध तथ्यात्मक और प्रामाणिक बनता है। निष्पक्षता बनाए रखने में सहायक होता है, यानी अनुसंधान डिजाइन शोधकर्ता को पूर्व ग्रह यानी बेसिस से बचाने और एक न्याय संगत दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करता है तथा इसके परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ाने का भी कार्य करता है। जब अनुसंधान सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है तो उसके निष्कर्ष विश्वसनीय, प्रमाण आधारित और स्वीकार्य बनते जाते हैं। इसके निष्कर्ष की बात करें तो अनुसंधान डिज़ाइन में ऐतिहासिक अनुसंधान की रीढ़ की हड्डी के समान है। यह पूरे शोध कार्य को एक सुसंगठित ढांचा प्रदान करता है, जिससे इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन तथ्यात्मक, वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से कर सके और इसके बिना कोई भी ऐतिहासिक शोध अधूरा और अव्यवस्थित रह सकता है। अब हम बात करेंगे नारीवादी इतिहास लेखन के विकास की, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे और इसके जो मोस्ट टॉपिक्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट आंसर्स आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। नारीवादी इतिहास लेखन का विकास एक वैकल्पिक इतिहास दृष्टिकोण के रूप में हुआ, जिसका उद्देश्य इतिहास की उस परंपरागत धारा को चुनौती देना था जिसमें महिलाओं की भूमिकाओं को या तो नज़रअंदाज किया गया
या गौण समझा गया। यह इतिहास लेखन की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो स्त्री अनुभव, संघर्ष और योगदान को इतिहास की मुख्य धारा में स्थान देने का प्रयास करता है। नारीवादी इतिहासकार मानते हैं कि इस इतिहास में केवल राजाओं, युद्ध और नीतियों का नहीं बल्कि उसमें महिलाओं का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इस विचार ने इतिहास को एक समावेशी और संतुलित बनाने की दिशा में एक नया विमर्श प्रस्तुत करने का कार्य करा है। यानी नारीवादी इतिहास लेखकों ने सीधा सीधा एक जो पुरुष सत्तात्मक समाज था उस पर जो है आघात करने का प्रयास करा। यानी जिस प्रकार से नारियों से रिलेटेड जो इतिहास था उसको दबाने की कोशिश की गई थी, उसको इन्होंने उजागर करने का प्रयास करा। अब नारीवादी इतिहास लेखन के अर्थ की बात करें तो इसका मेनली जो अर्थ होगा वो यह है कि नारीवादी इतिहास लेखन से तात्पर्य उस इतिहास लेखन से है जो स्त्रियों के दृष्टिकोण, उनके अनुभवों और संघर्षों और योगदान को केंद्र में रखकर इतिहास का पुनः लेखन करता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है इतिहास की उस पारंपरिक धाराओं को चुनौती देना है जिसमें केवल पुरुष प्रधानता दी गई थी और महिलाओं की भूमिका को उपेक्षित किया गया था। यानी सीधा सीधा इन्होंने जो पुरुष श्रद्धात्मक समाज था उसको चुनौती देने का कार्य नारीवादियों के द्वारा किया गया था। सरल शब्दों में कहे तो नारीवादी इतिहास लेखन एक ऐसी पद्धति है जो यह मानती है कि महिलाओं की भी इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनके अनुभवों को भी बिना समझे इतिहास जो है अधूरा है। यह इतिहास को लैंगिक दृष्टिकोण से देखने और लिखने का प्रयास भी करता है। उदाहरण की बात करें तो घरेलू कामकाज, परिवार, विवाह, स्त्रियों की शिक्षा, उनके आंदोलन आदि को इतिहास की दृष्टि में महत्वपूर्ण माना जाता है और यह स्त्री के दमन के कारण उनके विरोध की प्रक्रियाओं को भी उजागर करने का कार्य करता है। इसकी मुख्य अवस्थाओं की बात करें तो नारीवादी इतिहास लेखन का विकास कई चरणों में हुआ जिसमें स्त्रियों के अनुभव, उनकी भूमिकाओं और संघर्ष को इतिहास की मुख्य धारा में लाने के लिए निरंतर प्रयास किया गया था। पहले जहां इतिहास पुरुष की सत्ता, युद्ध और उपलब्धियों तक सीमित था, वहीं नारीवादी इतिहास लेखन ने इतिहास को एक लैंगिक यानी जेंडर्ड दृष्टिकोण से देखने का रास्ता खोल दिया। इसकी जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें पहली अवस्था जो इसकी थी, पहला जो फेज था वो था 19वीं सदी का, जब समाज सुधार आंदोलन और महिला अधिकार आंदोलन के दौरान महिलाओं ने अपनी स्थिति और अधिकारों को लेकर सवाल उठाया। इस काल में महिलाओं के जीवन, शिक्षा, विवाह और उनके सामाजिक स्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें महिला लेखिकाओं और चिंतकों ने पुरुष प्रधान इतिहास को चुनौती देने का कार्य करा। उदाहरण की बात करें तो भारत में पंडित रामाबाई, सावित्रीबाई फूले आदि ने स्त्रियों के अधिकार और शिक्षा पर जोर देने का कार्य करा था, जिसको हमने हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर भी डिस्कस करा था। उदय और सशक्तिकरण की अवस्था यानी जो सेकंड फेज जो कि 1960 से लेकर 1980 के बीच में चला, इसे दूसरी लहर नारीवाद का कहा जाता है, यानी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है, जो अमेरिका और यूरोप से प्रारंभ हुआ और वैश्विक स्तर पर फैला, जिसके अंतर्गत महिलाओं के इतिहास को एक स्वतंत्र शोध क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली। इस काल में यह सवाल उठाया गया कि इतिहास में स्त्रियां कहाँ हैं। महिलाओं को केवल पीड़ित या सहायक नहीं बल्कि इतिहास की सक्रिय निर्मित के रूप में देखने का प्रयास हुआ, जिसमें मुख्य विचारक जो रही वो थी जेंड्रा लीनर, शीला रॉबर्टम, जॉन केरली आदि जो है इसके मुख्य विचारक के रूप में जानी जाती है। आलोचनात्मक और विविधतापूर्ण अवस्था की बात करें यानी क्रिटिकल एंड इंक्लूसिव फेजेस जो कि 1980 के बाद हुई, इस चरण में नारीवाद ने जाति, वर्ग, नस्ल, यौनिकता जैसे विविध कारकों में भी शामिल किया गया और अब यह केवल स्त्रियों का इतिहास नहीं बल्कि एक लैंगिक इतिहास यानी जेंडर हिस्ट्री की दिशा में भी बढ़ा और विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि की महिलाओं के अनुभवों को समझने की भी कोशिश इसमें की गई। आंतरिक विषय दृष्टिकोण अपनाया गया, जैसे इतिहास को समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और सांस्कृतिक अध्ययन से जोड़ा गया और इसमें भारत का भी योगदान देखने को मिला, जो कि कुमकुम सांगरी, उमा चक्रवर्ती और राजनी पमा दत्त और तारा आली बेगम आदि जो महिलाएं थी वो इसमें
शामिल थी। इसके समकालीन यानी समकालीन अवस्था जो कि 21वीं सदी की बात करें तो समकालीन शोध में डिजिटल माध्यम, मौखिक इतिहास यानी ओरल हिस्ट्री और लोक संस्कृति को भी शामिल किया जा रहा था। जैसे ट्रांसजेंडर, दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाएं आदि जैसे हाशिए पर रहे समूह की आवाज़ को सामने लाया जा रहा था। और नारीवादी इतिहास अब केवल महिलावादी विचार नहीं बल्कि समानता और विविधता पर आधारित सामाजिक न्याय का एक उपकरण बन चुकी है। नारीवादी इतिहास लेखन ने इतिहास को एक नई दृष्टि दी, जहां महिलाओं की आवाज़, अनुभव और भूमिका को केंद्र में रखकर इतिहास को पुनर्रचित किया गया तथा इसके विकास ने इतिहास को अधिक संतुलित और न्याय संगत और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब अगले टिप्पणी यानी प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की बात करें तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान में स्रोतों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर इतिहासकार अतीत की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, यानी प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो किसी घटना, व्यक्ति या कालखंड से सीधे तौर पर संबंधित होते हैं, जबकि द्वितीयक स्रोत वह होते हैं जो प्राथमिक स्रोतों के आधार पर बाद में तैयार किए जाते हैं। इन दोनों स्रोतों की समझ इतिहास को तथ्यात्मक, संतुलित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में प्रस्तुत करने का कार्य करती है। अब इसके प्राथमिक स्रोत की परिभाषा की बात करें तो प्राथमिक स्रोत वह ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं जिसमें अभिलेख या वस्तुएं होती हैं जो किसी विशेष ऐतिहासिक घटना, काल या व्यक्ति से सीधे और प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। यह स्रोत उस समय की परिस्थितियों, विचारों और भावनाओं और तथ्यों को उनके मूल्य रूप में प्रस्तुत करने और इन मूल स्रोतों या प्रत्यक्ष स्रोत भी कहा जाता है, यानी इन्हें मूल स्रोत या प्रत्यक्ष स्रोत भी कह सकते हैं, जो हमारा प्राइमरी सोर्सेस होता है। इसकी विशेषता की बात करें तो यह प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट जो है यह स्रोत घटना के समय या उसके तुरंत बाद का तैयार किया हुआ होता है। प्रामाणिकता यानी काफ़ी ज़्यादा ऑथोकेंसिस भी इसमें हमें देखने को मिलती है, यानी इनका ऐतिहासिक महत्व अधिक होता है क्योंकि यह जानकारी का पहला स्तर होते हैं तथा यह तथ्यात्मक भी होता है, यानी प्राथमिक स्रोत से इतिहास को तथ्यात्मक और असंशोधित जानकारियाँ भी इसमें हमें मिलती है। उदाहरण के लिए जैसे शिलालेख हो गया, दस्तावेज हो गया, पत्रचार हो गई, इनकी आत्मकथाएं हो गई, अभिलेख रिकॉर्ड हो गए, समाचार पत्र हो गया, चित्र, फोटो, सिक्के एवं मुद्रा हो गई या कोई वाद्य या मौखिक परंपरा आदि जो है इसके मुख्य उदाहरण हैं। प्राथमिक स्रोतों के महत्व की बात करें तो ये इतिहास की सटीकता को बढ़ाता है, यानी इनसे इतिहासकार अतीत की घटनाओं को तथ्यात्मक रूप में समझ पाते हैं तथा समाज और संस्कृति की झलक होती है। यह स्रोत उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा को भी सीधा प्रमाण देती है तथा विवेचन और विश्लेषण का आधार भी है, यानी शोधकर्ता इन्हीं स्रोतों के आधार पर ऐतिहासिक घटना की व्याख्या और विश्लेषण करते हैं तथा वैकल्पिक दृष्टिकोण भी प्रदान करते हैं, यानी कभी कभी इनसे मुख्य धारा के इतिहास के विपरीत नई जानकारी और दृष्टिकोण भी मिलते हैं। द्वितीयक यानी सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें तो इसकी परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि द्वितीयक स्रोत वह स्रोत होते हैं जो प्राथमिक स्रोतों के आधार पर लिखे हुए या तैयार किए गए होते हैं। यह स्रोत किसी ऐतिहासिक घटना, व्यक्ति या काल प्रक्रियाओं की व्याख्या, आलोचना, विश्लेषण या पूर्ण व्याख्या करते हैं। द्वितीयक स्रोत प्रत्यक्ष नहीं होते बल्कि पहले से मौजूद जानकारियों को व्यवस्थित, विश्लेषित और प्रस्तुत करते हैं। इसके प्रमुख विशेषता की बात करें तो विश्लेषणात्मक होते हैं, यानी वे स्रोत घटनाओं को केवल जानकारी नहीं देते बल्कि उनका विश्लेषण और व्याख्या भी करते हैं। बाद की दृष्टि से लिखे गए होते हैं, यानी ये किसी घटना के घटित होने के बाद लिखे गए होते हैं। शोधकर्ता की दृष्टि भी इसमें झलकती है, यानी द्वितीयक स्रोतों में लेखक या इतिहासकार की व्यक्तिगत समझ, दृष्टिकोण और चयन को भी दर्शाता है। इसमें जो स्रोत होते हैं वो होते हैं कोई इतिहास की पुस्तकें हो गई, जीवन या चरित्र, आलोचनात्मक लेख, शोध प्रबंध, विस्तृत यानी डॉक्यूमेंट्री या निबंध या व्याख्यान जो है शामिल होते हैं। द्वितीयक स्रोतों के महत्व की बात करें तो यह व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है,
असमान अध्ययन के लिए सहायक होता है तथा मूल स्रोतों का भी विश्लेषण करने का कार्य करता है तथा नए दृष्टिकोण का विकास भी इसमें हमें देखने को मिलता है। इसके लिमिटेशन की बात करें तो इसमें लेखक की व्यक्तिगत पक्षपात या दृष्टिकोण की झलक होती है। यदि प्राथमिक स्रोतों की व्याख्या में गलती हो तो इतिहास की छवि भी विकृत हो सकती है। इसके निष्कर्ष की बात करें तो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत दोनों ही ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए आवश्यक है। जहां प्राथमिक स्रोत प्रामाणिकता और तथ्यात्मक प्रदान करते हैं, वहीं द्वितीयक स्रोत समाज के में विवेचन और विश्लेषण में सहायक होते हैं। अब बात करेंगे डिजिटल अभिलेखागार की, यानी डिजिटल अभिलेखागार क्या होता है इसके बारे में। डिजिटल अभिलेखागार आधुनिक तकनीक से संचालित ऐसे संग्रहालय या संग्रह होते हैं जिनमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक दस्तावेज और स्रोतों को डिजिटल स्वरूप में संरक्षित किया जाता है। यह एक ऐसा माध्यम होता है जिससे शोधकर्ता, छात्र या आम जनता किसी भी स्थान से इंटरनेट के माध्यम से दुर्लभ और मूल्य ऐतिहासिक सामग्रियों तक पहुंच प्राप्त करते हैं। प्रारंभिक भौतिक अभिलेखों की तुलना में डिजिटल अभिलेखागार अधिक सुलभ, सुरक्षित और टिकाऊ माध्यम के रूप में उभर रहे हैं। डिजिटल अभिलेखागार की विशेषता की बात करें तो डिजिटल अभिलेखागार आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऐतिहासिक, संस्कृति, प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज, छवियों, वीडियो, ध्वनि और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से संग्रहित और संरक्षित और उपलब्ध कराने वाला माध्यम है। इसकी अनेक विशेषता है जो पारंपरिक भौतिक और अभिलेख से अधिक प्रभावी होती है। इसके प्रमुख विशेषता की बात करें तो यह सुलभता होती है, यानी सुलभ होती है, स्थापत्य होती है, तेजी से खोज की सुविधा जो है इसमें होती है तथा बहुयामी प्रारूप में यह संग्रहित होता है। प्रतिलिपि की सुविधा इसके अंतर्गत उपलब्ध होती है तथा संरक्षण होता है और कम लागत में रखरखाव भी इसका जो है संभव है तथा साझा करने की सुविधा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके उदाहरण की बात करें तो प्रमुख यहाँ पे जो है हमें डिजिटल लेखागार देखने को मिलते हैं, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंडिया यानी NDLI, या डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी DSAL, या भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की डिजिटल शाखा या यूरोपीय डिजिटल अभिलेखागार भी शामिल होते हैं। डिजिटल अभिलेखागार के महत्व की बात करें तो डिजिटल युग में इतिहास, संस्कृति और ज्ञान के संरक्षण की दिशा में डिजिटल अभिलेखागार एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आया है। यह केवल दस्तावेज को संरक्षित करने का माध्यम नहीं, बल्कि यह शोध, शिक्षा और समाज के लिए एक अति आवश्यक संसाधन बन चुके हैं। इसके महत्व की बात करें तो यह ऐतिहासिक स्रोत का संरक्षण करता है, सुलभता और लोकतांत्रिक पहुंच है तथा शोधकर्ताओं के लिए अमूल्य संसाधन बन चुका है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं इसके मेन पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, बाकी नोट्स में से आप इनको रीड कर सकते हैं। दुर्लभ और सामग्री की सुरक्षा भी इसके अंदर उपलब्ध होती है तथा शिक्षा और जागरूकता का भी साधन हमें देखने को मिलता है। इसके निष्कर्ष की बात करें तो डिजिटल अभिलेखागार आज के समय में ज्ञान, इतिहास और विरासत को सहेजने का एक सशक्त और आवश्यक माध्यम बन चुका है। इनका महत्व केवल संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ज्ञान के लोकतांत्रिक शोध की सुविधा और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाने में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। डिजिटल अभिलेखागार इतिहास और संस्कृति को डिजिटल युग में सुरक्षित, सुलभ और जीवंत बनाए रखने का प्रभावशाली माध्यम भी है। अब बात करेंगे फिफ्थ टिप्पणी वाले क्वेश्चन की, जो कि है डेटा एनालिटिक्स की। डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो डेटा एनालिटिक्स आधुनिक तकनीक पर आधारित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर एकत्रित कच्चे डेटा का विश्लेषण करके उसमें छिपी उपयोगी जानकारियाँ, रुझान यानी ट्रेंड्स और पैटर्न का पता लगाया जाता है। यह प्रक्रिया व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य और सरकारी नीति निर्माण जैसे अनेक क्षेत्रों में सूचित निर्णय लेने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुकी है। डेटा एनालिटिक्स की मदद से संगठनों को न केवल अपने वर्तमान प्रदर्शन को समझने में सहायता मिलती है, बल्कि वे भविष्य की रणनीति को भी प्रभावी ढंग से बनाए रखने का कार्य करती है। डेटा एनालिटिक्स के मुख्य बिंदु की बात करें तो यह डेटा संग्रह यानी डेटा कलेक्शन से रिलेटेड होता है, डेटा की सफाई इसके अंतर्गत की जाती है, डेटा का विश्लेषण किया जाता है, डेटा की व्याख्या भी इसके अंतर्गत
की जाती है तथा डेटा विजुअलाइजेशन भी इसका ही पार्ट है तथा निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है और पूर्व अनुमान और योजना में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उपयोगी क्षेत्र की बात करें तो यह व्यवसाय, मार्केटिंग, बिक्री या ग्राहक व्यवहार में भी उपयोग किया जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं में भी उपयोग किया जाता है, शिक्षा संस्थाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है, सरकार और नीति और खेल और मनोरंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। डेटा एनालिटिक्स आधुनिक युग में जानकारी आधारित निर्णय लेने की रीढ़ बन चुका है और यह व्यक्ति, संगठनों और सरकार को एक सटीक और प्रभावशाली और तेज निर्णय लेने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने फंडामेंटल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मैथोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स डिस्कस करें। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको अच्छे से पॉइंट्स जिनके मतलब मेन पॉइंट्स ही मैंने बताए उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा, उसको आप रीड कर सकते हैं, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नोट्स आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पुराने हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट या आपका कोई सजेशन है तो हमें ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।